अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये टॉपिक एफएससी और एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम शेयर कर दें। जी, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल के अंदर पाया जाएगा, और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि as we know that reproduction it is very essential for the survival of a species, not an individual। एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एक स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाता है और उसको मेंटेन करता है। यानी कि पहला मैंने यहाँ पे इसका फंक्शन लिखा हुआ है कि द मेन फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन स्पर्म्स, यानी कि स्पर्म्स को बनाना और उसको मेंटेन करना, उसकी खास अमाउंट या उसको जो है वो नॉरिश करना, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है। तो नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। बेसिकली अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें हम चार मेजर चीज़ों को पढ़ते हैं। पहली चीज़ जो है वो है गोनेड्स, यानी कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करेंगे। गोनेड्स, मेल गोनेड्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस, यानी कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो टेस्टिस होंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है एक्सेसरी डक्ट्स, यानी कि ये वो नालियां हैं जो इन टेस्टिस से स्पर्म्स को आगे किसी और जगह पे लेके जाएंगे। तो इन एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर कुछ पोर्शंस हैं। सबसे पहला जो है वो है एपिडिडमस। अब एपिडिडमस क्या है, ये अभी हम इसके स्ट्रक्चर को जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इसका जो रीजन है वो है डक्टस डिफरेंस, या फिर हम इसको स्पर्म डक्ट का नाम भी दे सकते हैं, डक्टस डिफरेंस। उसके बाद हम बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरिथ्रा। तो ये वो चार चीजें हैं जो कि एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर आ रही हैं। वेरी नेक्स्ट थिंग, कपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि ये वो ऑर्गन है जो स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का काम करता है, और वो क्या है हमारे पास? पेनिस। द लास्ट वन, एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब ये वो ग्लैंड्स हैं जो असिस्ट करते हैं स्पर्म्स को मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ट्रांसफर करने में, और उसकी नॉरिशमेंट करने में, और उसकी पीएच को मेंटेन करने में। यानी कि ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं? ये इन स्पर्म्स को जो कि टेस्टिस के अंदर बने हैं, इन स्पर्म्स की नॉरिशमेंट करते हैं, इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये स्पर्म्स की पीएच को भी मेंटेन करते हैं। अब इन एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? सबसे पहले है हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स। ये कितने होते हैं? एक पेयर, यानी कि वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक ही होता है, वन प्रोस्टेट ग्लैंड। देन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर की फॉर्म में होंगे, वन पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तीन तरह के ग्लैंड्स हैं जो कि सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तीन ग्लैंड्स वो हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जो कि लुब्रिकेशन का काम करते हैं, जो कि नरिशमेंट का काम करते हैं, जो कि पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम गोनेड्स को डिस्कस करते हैं। अब गोनेड जो है वो कहता है कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन विदिन अ स्किन पाउच कॉल्ड सेक्रोटम, यानी कि एक स्किन की लेयर है जिसको हम सेक्रोटम कहते हैं, एक सैक है जिसको हम सेक्रोटम कहते हैं, उसके अंदर टेस्टिस मौजूद है। अब ये जो टेस्टिस है, दीज आर हैंग्ड आउट ऑफ द बॉडी, नॉट इनसाइड द एब्डोमेन। ये आपकी एब्डोमेन के अंदर नहीं है, ये आपकी बॉडी से बाहर पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इनको आपकी बॉडी से बाहर रखा हुआ है, उसकी खास रीज़न है। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के तमाम एंजाइम्स 37 पे बेस्ट काम करते हैं। उनको अपनी ऑप्टिमम वर्क करने के लिए 37 टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हमारे टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है या वहाँ के जो एंजाइम्स जो काम कर रहे हैं, उनको ऑप्टिमम काम करने के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर है? 37। और हमारी बॉडी में अगर टेस्टिस होते हमारी एब्डोमेन के अंदर तो 37 पे वो काम नहीं कर सकते थे, उनको काम करने के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। दैट्स व्हाई दीज आर हैंग्ड आउट ऑफ द बॉडी। अब हर एक इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ये सेक्रोटम। उसके बाद हर टेस्टिस के अंदर 250 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगी। कुछ लोब्यूल्स पाई जाती है टेस्टिस के अंदर, उन लोब्यूल्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इनकी जो अमाउंट होती है वो होती है 250 to 300। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है, इवन के एम कैट में कई दफ़ा एमसीक्यूज आया हुआ है।
उसके बाद हर टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर 1 से 4 सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। अब ये वो कौन सी ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है? याद रही कि जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है। अगर हम ओवरऑल काउंट करें तो एक टेस्टिस के अंदर 250 to 300 टेस्टिकुलर लब्यूल्स हैं और हर लब्यूल्स के अंदर 1 to 4 सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं। That means कि एक टेस्टिस के अंदर अबाउट 900 सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स पाई जा सकती है और ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 900 सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स इन वन टेस्टिकुलर लब्यूल्स एंड वन टेस्टिस कंटेन 250 to 300 टेस्टिकुलर लब्यूल्स। सो आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको ये एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था। अब हम इसकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे और इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सो ये एक डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि ये है टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, बट यहाँ पे हम एक टेस्टिस को दिखा रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। तो ये साइड व्यूज है। अब इस टेस्टिस को अगर आप देखें तो ये एक टेस्टिस है, इसके अंदर ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स पाई जा रही हैं और ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कॉइल्ड करती हैं और ये इन टेस्टिस से बाहर आ रही हैं। जैसे ही ये टेस्टिस से बाहर आती हैं तो एक ट्यूब जो है वो यहाँ पे खुलती है जिसको हम कहते हैं एपिडिडमस। ये यहाँ पे मैंने इसको लेबल किया हुआ है एपिडिडमस। ये एपिडिडमस क्या करता है? एपिडिडमस बेसिकली स्पर्म को स्टोर करता है। स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर इनसाइड द टेस्टिस और ये जो स्पर्म की प्रोडक्शन है आफ्टर प्रोडक्शन ये मूव करके एपिडिडमस में आ जाता है। एपिडिडमस से ये मूव करते हुए क्या करते हैं? डक्टस डिफरेंस, जिसको हम स्पर्म डक्ट का नाम भी देते हैं, इस डक्टस डिफरेंस के थ्रू क्या करते हैं? ये मूव करते हैं और ये मूव करते हुए डक्टस डिफरेंस के थ्रू मूव करते हुए ये जाते हैं टुवर्ड द एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स? अभी हमने डिस्कस किया था। इन ग्लैंड्स का फंक्शन ये है, ये कुछ ऐसे सिक्रीशंस करते हैं जो पीएच को मेंटेन करते हैं, जो नॉरिशमेंट का काम करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो जैसे ही ये डक्टस डिफरेंस आगे की तरफ मूव करता है, सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पे पाया जा रहा है, अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ये अपनी कुछ सिक्रीशंस इस डक्टस डिफरेंस के अंदर शामिल कर देता है जहां से स्पर्म मूव करके आ रहे हैं। और जैसे ही आगे की तरफ जाता है यहाँ पे पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपनी सिक्रीशंस को इन ट्यूब्स के अंदर डालता है और जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करता है तो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी क्या करता है? अपनी सिक्रीशंस को इस डक्टस डिफरेंस के अंदर छोड़ देता है। आपको एक नाली नजर आ रही होगी ये वाली, ये जो डक्ट है ये क्या काम करती है? ये आपके यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन को इसी डक्टस डिफरेंस के थ्रू यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल करने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि इन केस ऑफ मेल यूरिनरी सिस्टम के लिए यानी कि यूरिनेशन के लिए भी और स्पर्म की इजैकुलेशन के लिए भी एक ही पैसेज वे है, बट इन द केस ऑफ फीमेल ये दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे तो आपको मैं चीज़ें अगेन बताऊंगा। सो मेल के अंदर यूरिनेशन के लिए एज वेल एज स्पर्म की इजैकुलेशन के लिए एक ही पैसेज वे है। सो जैसे ही ये जो सीमन है, अब सीमन क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही ये सीमन जिसमें स्पर्म मौजूद है ये मूव करते हुए आगे की तरफ यूरिथ्रा की तरफ जाते हैं। अब जैसे ही ये आगे की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाई हुई है, इरेक्टाइल टिश्यूज। ये पीनस के वो टिश्यूज हैं जो इरेक्शन का काम करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये इरेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो है यूरिथ्रा, यानी कि ये वो नाली है जहाँ से यूरिन एज वेल एज स्पर्म की इजैकुलेशन की जाती है। उसके बाद ये आपको एक स्वेलन पोर्शन नजर आ रहा है जिसको हम ग्लैंड्स पीनस का नाम देते हैं। ग्लैंड्स पीनस के ऊपर एक स्किन है, फोर स्किन है, इसको हम प्रीप्यूस का नाम देते हैं। सो ये ओवरऑल जो है एक पीनस कहला रहा है जिसको हम क्या कह रहे थे? यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन का नाम दे रहे थे। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी है आपने, वो मैं बताता जाऊँ, वो ये है कि जो प्यूबिक बोन है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इज not the part of male reproductive system। ये आपको एमसीक्यूज में एमसीक्यूज आ सकता है, वो मल्टीपल ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर को उस एमसीक्यूज में उन एमसीक्यूज के ऑप्शन से मेंशन कर सकता है विद प्यूबिक बोन। तो वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो आपने उसमें प्यूबिक बोन को मेंशन करना है। यहाँ पे आपको सेक्रोटम नजर आ रही है। ये सेक्रोटम जो है ये क्या करती है? इसका काम क्या है? बेसिकली इसका काम है टेस्टिस को प्रोटेक्शन देना और टेम्परेचर को मेंटेन भी करना। अब ये टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करती है? जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ती है या समर्स आते हैं तो ये सेक्रोटम जो है ये क्या करता है? ये डायलेट कर जाता है।
अब जैसे ही गर्मी होगी आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, उस बॉडी के टेम्परेचर को रिमूव करने के लिए, अपनी बॉडी से निकालने के लिए आपकी जो स्किन है वो डायलेट कर जाती है, सेक्रोटम की स्किन, और जैसे ही ये डायलेट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा हीट निकलेगी और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 35 तक रहेगा। लेकिन जैसे ही ठंड बढ़ती है या विंटर्स आते हैं तो ये जो सेक्रोटम है ये क्या करता है, दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और इस तरह ये आपकी बॉडी के आपके टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो कितना होता है वो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। Now we will discuss about the location of these glands. Location of these gland, accessory glands, seminal vesicles, prostate and bulbourethral gland. ये भी आपको MCQs में पूछी जा सकती है। So a pair of seminal vesicles, इसकी लोकेशन क्या होती है? The junction of sperm duct. Sperm duct हमने किसको कहा था? स्पर्म डक्ट हमने डक्टस डिफरेंस को कहा था। द जंक्शन ऑफ स्पर्म डक्ट एंड इजैकुलेटरी डक्ट, इन दोनों के दरमियान में ये पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन को, तो ये पाया जाता है जस्ट बिलो द ब्लेडर। ये जो ब्लेडर है इसके बिल्कुल नीचे, यानी कि ये इनसर्कल द यूरिथ्रा, इसको जो है वो सर्कल करता है और ये बिल्कुल ब्लेडर के नीचे पाया जाता है। लास्ट वन, पेयर ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, द जंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा, ये यहाँ पे पाया जा रहा है, यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट के दरमियान में, इनके जंक्शन में पाया जा रहा है, जहाँ पे इनकी अटैचमेंट है। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन की जाती है। सो ये मैंने एक स्केच ड्रॉ किया है जिससे आप स्पर्मेटोजेनेसिस को बता सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे टेस्टिस के अंदर जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स पाई जा रही हैं वहाँ पे कुछ स्पर्मेटोगोनियम पाए जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ज़्यादा और स्पर्मेटोगोनियम एक सेल को कह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पर्मेटोगोनियम पाए जा रहे हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46 और इनके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है X एंड Y। जैसे ही स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ माइटोसिस। अब आपको पता है कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड करता है 2 सेल्स में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। सो ऐसी सेल की डिवीजन जिसमें 1 सेल डिवाइड इनटू 2 एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम, उसको हम माइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे माइटोसिस के नतीजे में एक सेल 2 सेल बनाता है। अब हम यहाँ पे सिर्फ एक सेल को ही डिस्कस कर रहे हैं। सो इट इज़ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाने के लिए उससे प्रीवियस कौन सी डिवीजन हुई है? माइटोटिक डिवीजन हुई है। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स और यहाँ पे X एंड Y, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद यहाँ पे होती है मियोसिस, और आपको पता है मियोसिस जो है वो 1 और 2 इसके बाद कंप्लीट होती है। यानी कि मियोसिस एक ऐसी टाइप ऑफ डिवीजन है जिसमें एक सेल 4 सेल में डिवाइड करता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस है वो पहले मियोसिस 1 होगी, उसके बाद मियोसिस 2 होगी। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मियोसिस 1, मियोसिस 1 जो है एक रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होती है, ये डिवाइड करता है 2 सेल में और इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह जाते हैं? हाफ। सो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन क्या होगी? मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है ये नॉन रिडक्शनल डिवीजन होती है और सेम एज माइटोसिस, यानी कि जिस तरह माइटोसिस में एक सेल ने 2 में डिवीजन की थी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम थे, इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा कि एक सेल, यानी कि एक सेल ये वाला और एक सेल ये वाला, ये भी 2 में डिवाइड करेगा, ये भी 2 में डिवाइड करेगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पे 23 थे तो यहाँ पे भी 23 है। और इसी तरह ये जो 4 सेल बनाएंगे, ये 2 सेल बनाएगा और ये 2 सेल बनाएगा, इन सब के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। सो हम इसको कहते हैं मियोसिस 2 नॉन रिडक्शनल डिवीजन, और हमारे पास 4 सेल आ जाते हैं। तो इस तरह हम डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस मियोसिस मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल डिवाइड करता है 4 सेल्स में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और वो हाफ किस तरह हुए अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये बन गए हैं स्पर्मेटेड, ये किसी काम के नहीं है, दीज आर नॉन मोटाइल, नॉन फंक्शनल, कोई काम नहीं कर रहे अभी। लेकिन अब ये फंक्शनल कैसे होंगे? जब इनके अंदर एक और प्रोसेस होगा, मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा। स्पर्मेटेड से स्पर्म्स बनने के अमल को हम क्या नाम देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। स्पर्म्स की प्रोडक्शन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस ओवरऑल कहते हैं, लेकिन स्पर्मेटेड से स्पर्म्स की प्रोडक्शन को हम स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं, जिसमें स्पर्मेटेड जो है वो मैच्योर होते हैं। अब ये आपको एक स्पर्म नजर आ रहा है, बेसिकली दीज आर द स्पर्मेटेड्स, 4 स्पर्मेटेड्स। ये स्पर्मेटेड जो है वो क्या करते हैं? मैच्योर होते हैं इनटू स्पर्म्स। अब ये एक स्पर्म, मुकम्मल स्पर्म का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक हेड नजर आ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक्रोसोम है।
यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इसकी नेक का रीजन है, ये इसकी मिडल पीस का रीजन है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल रिंग्स पाई जा रही हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिंग्स क्या काम करती हैं, ये एटीपी जनरेट करती हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो क्या करते हैं, इसकी टेल को जो है वो वाइप करवाते हैं, जिससे इसको मूव करके जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। इसके बाद ये है इसकी प्रिंसिपल पीस ऑफ टेल और ये इसकी एंड पीस ऑफ टेल। सो ये एक मुकम्मल स्पर्म का स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्मेटिड से बने हैं, और इस प्रोसेस को जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया था पीछे कि सीमन क्या है, यानी कि मैंने डिस्कस किया था कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, स्पर्म मूव करके आगे की तरफ जाते हैं और यहाँ से एसेसरी ग्लैंड से होते हुए थ्रू यूरिथ्रा बॉडी से बाहर एक्सपेल होते हैं। तो यहाँ से जो एसेसरी ग्लैंड से जब ये गुजर रहे होते हैं तो कुछ सेक्रीशंस होती हैं, तो उन तमाम सेक्रीशंस को और स्पर्म्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं सीमन। सीमन क्या है, बेसिकली अ वाइट स्टिकी मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड द सेक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, यानी कि ये जो एसेसरी ग्लैंड्स थे ये सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल, ये तीनों ग्लैंड हैं, एसेसरी ग्लैंड्स कहला रहे हैं। इनकी सेक्रीशंस और जो है वो स्पर्म्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, सीमन कहलाते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, ये नॉरिशमेंट और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं, पीएच को मेंटेन करके। एक जैकुलेशन में, एक दफ़ा की जैकुलेशन में टोटल कितना सीमन बॉडी से बाहर एक्सपेल हो सकता है, ये पार्ट भी आपको एमसीक्यूज में एमकैट के हवाले से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और वो होता है 2 to 5 ml सीमन टोटल आपकी बॉडी से जैकुलेट होता है, और 1 ml सीमन में टोटल 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स पाए जा सकते हैं। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको लेबल करनी चाहिए, और आप इसको एमसीक्यूज के हवाले से याद कर सकते हैं कि एक जैकुलेशन में 2 से 5 ml सीमन रिलीज होता है, और 1 ml सीमन में 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स पाए जा सकते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेल्स हैं जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाए जा रहे हैं, वो होते हैं सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स बेसिकली सेमीनेफ्रस टिब्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर यहाँ पे सेमीनेफ्रस टिब्यूल्स पाए जा रहे हैं, उन टिब्यूल्स के अंदर सर्टोलाई सेल्स पाए जा रहे हैं। अब उन सर्टोलाई सेल्स का फंक्शन क्या है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेमीनेफ्रस टिब्यूल्स एंड इन्वॉल्व इन द नॉरिशमेंट एंड लुब्रिकेशन और नॉरिशमेंट का काम करते हैं। अब हम एक ओवरऑल हार्मोनल जो है वो कंट्रोल देख लेते हैं कि बेसिकली स्पर्म जो है वो जो प्रोड्यूस होते हैं तो वो कौन से हार्मोन है जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन में एक रीजन है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस बेसिकली हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है जो कि कुछ हार्मोनल सिक्रीशंस करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर एक फैक्टर रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पीजी स्टैंड फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लूप को स्टिमुलेट करता है कि वो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करे। हाइपोथैलेमस रिलीज गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी को। एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स की सिक्रीशंस करता है जिसमें एफएसएच और एलएच शामिल होते हैं। अब जो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, मेल के अंदर इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फीमेल के अंदर हम इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये जो एलएच है ये स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को। अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स किसे कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में पाए जाते हैं। इनको हम लीडिंग सेल्स का नाम भी देते हैं। तो ये भी पार्ट आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं दे आर आल्सो नोन एज लीडिंग सेल। तो एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी से एलएच रिलीज होता है, एलएच स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को जो कि सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में पाए जाते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल जो है जो सिक्रीशंस करते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल जो है वो इन्वॉल्व है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में। अब जब टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन बन जाता है तो ये स्टिमुलेट करता है सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स को। इसके अलावा ऊपर से एक और हार्मोन आ रहा है जिसको हम कहते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करें, स्पर्म्स। यानी कि एएलपी रिलीज एलएच एंड एफएसएच। LH stimulate interstitial cells to produce testosterone, and testosterone stimulates seminefrous tubules with the help of FSH to produce sperms. आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू।